बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट और कुछ जो नेफ्रोपैथीज़ हैं उसके बारे में है, ठीक। और कोशिश करेंगे कि इसमें हम समझें आखिर ये प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। यूरिया क्रिएटिनिन हमारी ज़िंदगी में तो रोज़ आता आगे पीछे होता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। और किडनी की जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी जो नफासत है उसको एक नज़र हम ज़रूर देखेंगे। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रोटीनूरिया को देखेंगे, नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ठीक। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी ये प्रोटीनिया के साथ हो जाएंगे, इसको अलग से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो रीनल फंक्शन टेस्ट जब हम लिखते हैं आरएफटीज़, यूजली यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिया के बजाय BUN भी लिखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया बड़ा कंपाउंड है, उसका जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN कहते हैं। उसी तरह नफीस, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, एक जोशांदा पुराने ज़माने का जोशांदा है और एक जौहर जोशांदा। तो यूरिया आमतौर पे हर लेबॉर्ट्री में हो जाता है, BUN हर लेबॉर्ट्री में नहीं होता। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एस्टिमेटेड GFR आजकल करते हैं। क्रिएटिनिन भी समहाउ, यूरिया क्रिएटिनिन भी GFR की ही नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उस क्रिएटिनिन के साथ जब उसको और रिफाइंड कैलकुलेशंस के साथ करते हैं, एज, जेंडर, सरफेस एरिया, एथनिसिटी, फिर वो EGFR निकलता है। दूसरा फिर यूरिन के अंदर एल्बुमिन और क्रिएटिनिन का रेशो, या प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो चेक करते हैं। तो आज देखेंगे ये क्रिएटिनिन यूरिया का चक्कर क्या है। पहले इस कॉन्सेप्ट को तो समझे, सिर्फ किडनी नहीं, हमारे लिवर और हमारा लंग्स भी ख़ास कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये जो लंग्स हैं वो तो ब्लड को क्लियर करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, तो एक प्रोसेस करते हैं। लिवर भी ऐसे ही है, जो खाना खाया, जो टॉक्सिन्स, जो कलर्स, जो चीज़ खाई है लिवर में आती है, प्रोसेस होता है, फिर चला जाता है। आर्टरी लाती है, वेन ले जाती है, ठीक है, या वेन लाती है तो आर्टरी ले जाती है, या वेन लाती है तो वेन में चली जाती है। कोई ना कोई एक सप्लाई आती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सब कुछ, फिर वापस जमा होकर दूसरी सप्लाई से आगे निकल जाता है। ये सिंपल है। किडनी में भी ऐसा ही है। लिवर में अगर आप देखिए, जो पोर्टल वेन है, इंटेस्टाइन्स का सारा ब्लड लाती है लिवर में, फिर पोर्टल वेन डिवाइड होती है, ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, एंड में जाके कैपिलरी या साइनोसाइड बनते हैं, फिर वहाँ से दोबारा जमा होते 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 सारा ब्लड हेपेटिक वेन्स में जाके इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा, ठीक। और अगर देखिए जो एंड का पार्ट है, जहाँ पे डिवाइड एंड में जाके हर जगह यूनिसेलुलर चीज़ें बनती हैं। सिंगल सेल्स होते हैं, इस तरफ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ताकि डिफ्यूजन्स चल सकें। लिवर में भी ऐसे ही है। साइनोसाइड्स भी देखिए, इसके हेपेटोसाइड सिंगल सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड इसमें पूल हुआ है तो एक्सचेंज ईजी हो जाती है। लंग्स में आ जाइए, पुलमोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, डिस्ट्रीब्यूट होते होते, ठीक। ब्रोंकस भी डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड, एंड में जाके क्या होता है, लास्ट पार्ट में जब आर्टरी से कैपिलरी रह गई, ये कैपिलरीज का जाल है एल्वुलाई, और यूनिसेलुलर एल्वुलाई, ठीक है, सिंगल सेल लेयर्स एल्वुलाई, अगेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फिर वापस ब्लड जमा होते होते वेन्स में आते वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा। सेम इज़ ट्रू फॉर किडनीज। रीनल आर्टरी ब्लड लाती है, फिर वो डिवाइड होते कैपिलरीज तक जाएगी, फिर वहाँ से सारा कोई प्रोसेस होगा, फिर चीज़ें वापस ब्लड आते रीनल वेन से वापस चला जाएगा क्लीन होके। तो एक खूबसूरत सी डायग्राम है
रीनल आर्टरी ब्लड लाती है, डिवाइड होते 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 होते, देखिए ज़रा मैग्नीफाइड व्यू, ठीक है। फिर कैपिलरीज़ हैं, जैसे एल्वेलाई में था ना, लंग्स में एल्वेलाई भी डिवाइड हो रहे थे, आर्टरीज़ भी डिवाइड हो रही थी। इसी तरह से जब आर्टरीज किडनी में डिवाइड होती हैं तो वहाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, एल्वेलाई तो नहीं है, नेफ्रॉन्स हैं, ठीक। और जो ब्लड है वो अजीब सा तमाशा करता है किडनी में। पहले ब्लड एक ऐसी जगह से गुज़रता है, उससे प्लाज्मा और इलेक्ट्रोलाइट सारा कुछ उसमें से छन के ट्यूब्यूल में आ जाएगा, और ट्यूब्यूल ने एंड होना है, यूरिन में जाना है। लेकिन वो लंबी सी है, गोल गोल घूम, कॉन्वोलेटेड कहते हैं। पहले एक दफ़ा घूमी हुई जलेबी है, फिर नीचे जाती है, फिर वापस आती, फिर जलेबी है, फिर जाके यूरिन बनाती है। वो सारा चक्कर इसी में है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस है, एक छलनी की तरह से है। ये बाउमन कैप्सूल, इसके अंदर आर्टरीज पड़ी हुई है। ये इस बाउमन के अंदर जो आर्टरीज है ना, उनमें छेद हैं, यहीं से फ़िल्टर होना है, और फिल्टर होकर जब सारा कुछ बाउल में आएगा, फिर ये ट्यूब में चलते 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 एंड में यूरिन में जाएगा, और इसी पे सब हमला करते हैं, इस ट्यूब पे, सही। और जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ब्लड वेसल्स इसी ट्यूब के साथ चिमटी हुई हैं, शुरू में भी, आखिर में भी, मिडल में भी, ताकि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। जिस तरह से लंग्स का ज़रा आसान है ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, इसी तरह ट्यूब्यूल लंबी है, एल्वेलाई तो गुच्छा थे, ये लंबी सी चीज़ है, तो आर्टरी भी साथ साथ चलती है। बहुत सी डायग्राम्स दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। सो ये बाउमन कैप्सूल, ठीक है। आर्टरी को चेक, सबसे पहले ब्रांच छोटी सी आर्टीरियोल आया, यहाँ पे गुच्छा है, यहाँ पे इन्होंने फ़िल्टर किया, लिक्विड यहाँ आया, बाकी ब्लड वापस चला गया, और ये आर्टरी दोबारा यहाँ आ रही है, देखें, दोबारा आके ट्यूब्यूल्स के साथ एक साथ आँख मचोली करती है, या चोली दामन का साथ है, या साथ जीने मरने के वादे किए हुए जो भी है, ये साथ होते हैं। तो यही ब्लड ने पहले यहाँ से फ़िल्टर कराया, फिर नीचे आके ट्यूब के साथ साथ चल रही है, ठीक। क्योंकि ब्लड वेसल को पता है कि जो ट्यूब्यूल है ना, इसकी परमिएबिलिटी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट है, यानी अगर पानी नहीं निकलना हो, हर जगह से नहीं निकलेगा। पानी के निकलने की दो जगह होंगी, सोडियम की निकलने की अपनी जगह है, ठीक है। जहाँ से सोडियम निकल रहा है वहाँ से पानी नहीं निकल सकता। तो इस लंबी ट्यूब का फ़ायदा ये है कि हर एक अपने मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और सीक्रेट होती हैं, हर जगह पे हर चीज़ नहीं होती, ठीक। फिर एंड में जो बचेगा थोड़ा बहुत यूरिन, वो यूरिन बनेगा। ग्लोमेरुलस को देखिए, जहाँ से फ़िल्टर होना है, बाउमन कैप्सूल, ये कैप्सूल अगेन देखिए सिंगल सेल लेयर है, ये छोटी छोटी आर्टरीओल्स हैं, यहाँ के गुच्छा बना, ठीक, यहाँ से फ़िल्टर हुआ और ट्यूब्यूल में सारा लिक्विड चला गया, बाकी ब्लड वापस चला गया। ग्लोमेरुलस की ये पिक्चर है, उसके ऊपर जो एक सेल्स लगे हुए हैं, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट कैसे, उंगलियों वाले, ये जैसे मेरे हाथ देख रहे हैं ना, इस तरह से उंगलियों वाले सेल हैं, इसको छुपा रहे हैं, हम भी हाथ से ना ये बंद कर सकते हैं इस तरह से। तो जो ग्लोमेरुलस है उसके ऊपर ऐसे पोडोसाइट लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि फ़िल्ट्रेशन को रोक सकें, थोड़ा फ़िल्ट्रेशन कर सकें। ये एक्चुअल पोडोसाइट्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर है, देखिए उंगलियां बनी हुई इनकी। तो सारे जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है उसको ढांप के रखा हुआ है, चिपकी हुई है, ठीक। ये उसकी डायग्राम है, एक्चुअल पिक्चर नहीं है। सो अगर ये ब्लड वेसल को देखें, ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है, ये बाउमन कैप्सूल है। अब यहाँ से 3 लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अंदर की लेयर है, अंदर की लेयर क्या है, कैपिलरी सेल्स, ठीक। जो अंदर की जो कैपिलरी के जो सेल इन एपिथेलियम है, उसमें फेनेस्ट्री है, छेद हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में छेद नहीं है। जो ऊपर पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स की उंगलियों के दरमियान भी फासला होता है। तो क्या देखा हमने कि 3 लेयर्स हैं, अंदर की जो एंडोथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
और पोडोसाइट हैं। सेंटर में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, अंदर वाली में भी छेद हैं, बाहर वाले में क्रीजेज़ हैं। तो ये सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, मशीन है जहाँ से फ़िल्टर होना है। होता क्या है, ये पोडोसाइट की ग्रीन कलर की जो है पोडोसाइट की नुमाइंदगी करते हैं। डायग्राम है, ब्लैक इज़ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एंडोथेलियल सेल्स है। इसमें भी छेद हैं, ऊपर भी छेद है, बीच में छेद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्लिट डायफ्राम्स लगी हुई हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ से फ़िल्टर होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ रोकेगा, फिर यहाँ से जाएंगे ये, सही। अंदर से डैमेज हो या पोडोसाइट डैमेज हो या मेम्ब्रेन डैमेज हो तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, चीज़ें लीक होना शुरू हो जाएंगी। अब तो सब कुछ लीक नहीं होता ना, फ़िल्टर लगा हुआ है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो सब कुछ लीक हो जाता है, ट्यूब्यूल में सब आ जाता है, प्रोटीन्स बहुत आ जाते हैं। अगेन अनदर डायग्राम जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रहा हूँ आपको। अगेन वही चीज़, 3 लेयर्स हैं। अंदर एंडोथीलियम है जिसके अंदर सेल्स के दरमियान फासला है, ठीक है, फेनेस्ट्रे हैं, फिर इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ये पोडोसाइट की उंगलियां हैं, बीच का फासला है जहाँ से फ़िल्टर होना है, ठीक। एक बीमारी आगे हम पढ़ेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता क्या है, जो पोडोसाइट्स हैं जिन्होंने रोक के रखा हुआ था, ये इनका प्रॉब्लम है और ये खुल जाते हैं। जब ये खुलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। और नेफ्रीटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। फिर प्रोटीनूरिया थोड़ा होता है, हीमिक्चूरिया भी होता है। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में बेसमेंट मेम्ब्रेन इफ़ेक्ट होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट इफ़ेक्ट होते हैं। और जब फ़िल्टर छलनियाँ बड़ी बड़ी हो गई, छेद बड़े हो गए फ़िल्टर, तो फिर सेल्स लीक होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे सेल्स नहीं लीक होते, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड के सेल्स हैं ये लीक नहीं होते, जब कैप्सूल में नहीं जाते, प्रोटीन्स नहीं जाते, ठीक है, बहुत बहुत कम। तो प्रोटीन लीक होना जाता है। आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स लीक होते हैं ना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, लेकिन अब प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाएगा, सेल्स लीक होना शुरू हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी लीक होना शुरू हो जाएंगे। और लीक होके क्या होगा, अब जो ट्यूब है, ट्यूब में पहले नमकियात और पानी था, अब उसमें सेल्स आ गए। तो सेल्स वहाँ जमते हैं तो ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी ट्यूब के सांचे में वो ढल जाते हैं, उसको कास्ट कहते हैं। सांचे को मोल्ड कहते हैं, उस मोल्ड में ढलने वाली चीज़ को कास्ट कहते हैं, ठीक है। मोल्ड के अंदर जो मटेरियल होगा वो कास्ट है। तो ट्यूब्यूल एक मोल्ड है, उसके अंदर अगर प्रोटीन्स गए, उसके में ढल गए, गोल पाइप की तरह पीस निकलते हैं यूरिन में, प्रोटीन निकलेंगे तो उसको बोलते हैं हाइलाइन कास्ट। और अगर आरबीसी निकलेंगे तो बोले आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी होंगे तो डब्ल्यूबीसी कास्ट, एपिथेलियल सेल्स आ गए तो एपिथेलियल कास्ट, कभी मिक्स्ड होंगे तो मिक्स कास्ट है, ठीक है। तो कास्ट की जो शेप होती है वो पाइप की तरह, डंडे की तरह होती है, क्योंकि ट्यूब एक पाइप का है ना, तो उसकी शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं, चिपटे चिपटे नहीं होते। अच्छा, अब जो फिल्ट्रेशन है ना, फिल्ट्रेशन में देखिए प्रोटीन्स और सेल्स नहीं होते थे ना, सिर्फ डैमेज में जाते हैं। नॉर्मल समझ लें कि नॉर्मल किडनी है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट पता है बहुत स्पीड से फ़िल्टर होता है, दोनों किडनीज मिलके तो पूरी सर्कुलेशंस को क्लीन करते रहते हैं, बड़ी स्पीड से होता है ये प्रोसेस। अच्छा, और फिल्ट्रेशन जो है ना, नॉर्मल जो है कितनी होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 to 120, सही। और उससे कम होती जाएगी तो ये किडनी डिजीज़ स्टार्ट होती जाती, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ख़राब हो रहा है, कम फिल्टर कर रहे हैं ना, वो बोमेन कैप्सूल फिल्टर डैमेज हो रहा है। तो करते करते 45 माइल्ड है, 45 to 30 सीवियर, लेस देन 30 तो सीवियर किडनी डिजीज़ है, और जब 15 से कम हो जाए तो उसको फिल्टर ख़त्म हो चुका है, 15 पे किडनी बिल्कुल ख़त्म होती है। तो 30 की फिगर ऐसी है जिसमें मेटफॉर्मिन बंद करते हैं, 45 पे हम मेटफॉर्मिन कम करते हैं, ठीक है। 60 इज़ नॉर्मल। इसके यूनिट्स होते हैं ml पर मिनट, 1.37 मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया है, ठीक, सरफेस पे करते हैं। तो
तो ये उसका कैलकुलेशन होती है GFR की। ट्यूब पे दोबारा आते हैं। अगेन ट्यूब को मैं बार बार दिखाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ब्लड आया यहाँ पे, फिल्टर हुआ, तो सारा जो प्लाज्मा था और इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो इसमें आए, और ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर वापस ऊपर गए, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आके यूरिन में जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रीन कलर फिल्ट्रेशन, फिल्टर हुआ, सब कुछ ट्यूब में आया। फिर क्या चीज़ थी, वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले पानी निकलेगा ताकि वो गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने से नमकियात भी गाढ़ी हो जाती है ना, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर आगे चल के ये कंसंट्रेशन का काम क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में फिर कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, सोडियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें सीक्रेट भी हो जाती है इसमें, इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन के तौर पे आ जाता है। सही है, फिर कुछ और चीज़ें सीक्रेट होती हैं, करते करते फिर एंड अंजाम क्या होगा कि जो नमकियात थे या ज़रूरी जो छलनी में गए थे, फिल्टर हुए थे, वो वापस एब्जॉर्ब हो गए। यूरिया था वो भी 50% एब्जॉर्ब हो गया, वाटर था वो भी एब्जॉर्ब हो गया। जो फालतू चीज़ें बच गई, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट थे या कोई टॉक्सिन्स थे या केमिकल्स थे या वो चीज़ें थी, वो सब यूरिन में चले गए, सीक्रेट हो गए। असल चीज़ बचा ली ट्यूब्यूल ने, पहले ट्यूब्यूल ने सब कुछ, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी सब कुछ ट्यूब्यूल में धकेला, और से उसमें वो केमिकल्स भी चले गए। सही, धकेलने के बाद ट्यूब ज़रा लंबी है, गुज़रते गुज़रते हर चीज़ का अपनी एक मकाम है जहाँ से उसकी परमेबिलिटी है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता जाता है वापस। कुछ चीज़ें और सीक्रेट होती हैं। ठीक, पहले पानी निकाला जाता है, गाढ़ा किया जाता है, फिर जो गाढ़ा है फिर वो ट्यूब से बाहर पानी की तलाश में निकलता है। तो इस तरह से अंजाम पानी भी बचेगा, अपने सॉल्यूट्स भी बचेंगे, सिर्फ फालतू चीज़ें यूरिन में जाएंगी और यूरिन गाढ़ा होगा। आप जितना कम पानी पिएंगे यूरिन उतना ही कंसनट्रेटेड गाढ़ा बनता है। ठीक है, ये किडनी का कमाल है, वरना तो सारा पानी ही निकल जाए। अगेन ट्यूब का है, ब्लड वेसल्स आई, ग्लोमेरुलस है, फिर वापस ब्लड वेसल आई यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, ए इज़ फिल्ट्रेशन, बी इज़ रीअब्जॉर्प्शन, वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हुआ। जो चीज़ यहाँ फ़िल्टर से आई थी वो वापस ब्लड में चली गई, और कुछ चीज़ें जो वहाँ नहीं थी तो ये यहाँ से सीक्रेट हो गई। फिर ये प्रोसेस चलता रहा, यहाँ पे भी इसी तरह से था, सीक्रेशंस और एब्जॉर्प्शन होती रही। पहले पानी रीअब्जॉर्ब होता है, फिर नमकियात एब्जॉर्ब होते हैं, फिर बाकी यूरिन बना, गाढ़ा सा यूरिन, इसमें हाईली कंसनट्रेटेड। अब ठीक है, अब अगेन फिर देखिए हुआ क्या। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूब्यूल। जो पहला एवरीथिंग, एवरी का मतलब सब कुछ फिल्टर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। ठीक है, फिर वाटरफॉल, फिर पानी निकला ट्यूब्यूल के शुरू के हिस्से में से, जिससे कंसंट्रेशन सोडियम की बढ़ गई। ठीक है, सोडियम बढ़ा, फिर सोडियम ऊपर गया तो पानी बाहर था ब्लड के अंदर, तो ये फिर ये जाके एब्जॉर्ब हुआ, और इसने साथ एक हरकत की, पोटेशियम के साथ एक्सचेंज किया। ठीक है, सोडियम जब बाहर जा रहा था पोटेशियम को अंदर खींच देता है। सही, इसलिए पोटेशियम का देखिएगा नॉर्मल लिमिट 5 तक है ना, 3.5 से 5 तक, सोडियम का 100 समथिंग है। तो पोटेशियम को बड़ा टाइट कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सेस पोटेशियम को यूरिन में निकालना होता है, तो ये काम सोडियम करता है, खुद वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, पोटेशियम को धक्का दे देता है अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होता है, फिर वापस जब सोडियम भी निकल गया, फिर एंड में जाते पानी फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। ये मोटी मोटी बातें हैं। अगेन इस चीज़ को देखते हुए जो डायरोटिक्स होती हैं डिफरेंट, वो कैसे काम करती हैं। सही है, बहुत सी डायरोटिक्स हम सबको नहीं देखते थे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो थे अपने नहीं है, एजेडम, एसिटाजोलामाइड, वो यहाँ के प्रोक्सिमल पे काम करते हैं। ठीक है, डोपामीन यहाँ पे, ऑस्मोटिक डायरोटिक्स जो होते हैं मैनिटॉल वगैरह, वो क्या करती हैं, हाइपोटोनिक होने नहीं देते, हाइपरटोनिक होता है तो लूज मोशन करते हैं। ये जो पार्ट है लूप, ये सब